हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानोलॉजी हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे आकाशीय बिजली क्या होती है, कैसे बनती है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं। संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख तड़ित पैदा होते हैं। कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क के साथ आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। संभवतः अन्य किसी भी प्राकृतिक घटना ने इतना भय, रोमांच और आश्चर्य उत्पन्न नहीं किया होगा जितना तुरंतपात और बादलों की कड़क से उत्पन्न होता है। अनादिकाल से संसार के प्रायः सभी देशों में यह विश्वास प्रचलित था कि तड़ित ईश्वर का दंड है, जिसका प्रहार वह उस प्राणी अथवा वस्तु पर करता है जिसके ऊपर वह कुपित हो जाता है। ग्रीक और रोमन देशवासी इसे भगवान जुपिटर का प्रहार दंड मानते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं। विद्युत संबंधी जानकारियों में कुछ वृद्धि होने पर वैज्ञानिकों की यह धारणा बनी कि साधारण तौर पर तड़ित की घटना ठीक उसी प्रकार की होती है जैसा कंडेंसर को डिस्चार्ज करते समय उसके प्लेटों के बीच वायु में से होकर स्फुलिंगों का प्रवाह होता है। इस धारणा की पुष्टि करने के लिए प्रयोग करने का साहस किसी को नहीं होता था, किंतु अंत में बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणा से फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों दालिबार्ड और डेलॉर्ट ने प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने धातु के 2 छड़ लिए। दालिबार्ड का छड़ 40 फुट तथा डेलॉर का छड़ 11 फुट ऊंचा था। दोनों ही छड़ों से वे लगभग 1.5 इंच लंबाई तक के स्फुलिंगों का विसर्जन करा सकने में सफल हुए। यह प्रयोग अत्यंत खतरनाक था। फिर भी इस प्रयोग से यह निश्चय नहीं हो सका कि छड़ों में उत्पन्न बादलों से ही आई है, क्योंकि छड़ों की पहुंच बादलों तक नहीं थी। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना पतंग वाला सुविख्यात प्रयोग किया। उसने एक पतंग उड़ाए और उसे बादलों के अंदर तक पहुंचाया। ज्यों ही पतंग की डोर भीगी, पतंग और डोर दोनों ही तन गए, जिससे यह पता चला कि दोनों आवेश युक्त हो गए हैं। उस डोर में फ्रैंकलिन ने एक चाबी बांध भी दी थी। चाबी के पास उंगली ले जाने से दोनों के चटचटाहट की आवाज के साथ स्फुलिंगों का विसर्जन हुआ। इतना ही नहीं, उस चाबी का स्पर्श लीडन जार से कराकर उसने उसे आवेशित भी कर लिया। इससे यह निश्चित हो गया कि बादलों में भी होती है। इसके स्फुलिंग रूप में विसर्जन को ही तड़ित कहते हैं। यह विसर्जन बादल और बादल अथवा बादल और पृथ्वी के बीच हो सकता है। तड़ित प्रायः कपासीवर्षी मेघों में उत्पन्न होती है। इन मेघों में अत्यंत प्रबल ऊर्ध्वगामी पवनधाराएं चलती हैं, जो लगभग 40,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। इनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके कारण इनमें आवेशों की उत्पत्ति तथा वियोजन होता रहता है। बादलों में विद्युत वितरण के संबंध में भी सभी एकमत हैं कि इनके ऊपरी स्तर धनाविष्ट तथा मध्य और निम्न स्तर ऋणाविष्टि होते हैं। इन आवेशों का विभाजन मेघों के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले स्तरों के भी काफी ऊपर होता है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेश विभाजन मेघों में बनने वाले हिमकणों तथा ऊर्ध्वगामी पवनधाराओं से ही होता है, बल्कि जल की बूंदों से नहीं। बादलों के निम्न स्तरों पर ऋणवेश उत्पन्न हो जाने के कारण नीचे पृथ्वी के तल पर प्रेरण द्वारा धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। बादलों के आगे बढ़ने के साथ ही पृथ्वी पर के ये धनावेश भी ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। ऋणावेशों के द्वारा आकर्षित होकर भूतल के धनावेश पृथ्वी पर खड़ी सुचालक या अर्धचालक वस्तुओं पर ऊपर तक चढ़ जाते हैं। इस विधि से जब मेघों का विद्युतीकरण इस सीमा तक पहुंच जाता है कि पड़ोसी आवेश केंद्रों के बीच विभव प्रवणता विभंग मान तक पहुंच जाती है, तब का विसर्जन दीर्घ स्फुलिंग के रूप में होता है। इसे तड़ित कहते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाली तड़ित कई क्रमों में होकर पहुंचती है। बादलों से इलेक्ट्रॉनों का एक हिल्लोल 1 माइक्रोसेकंड में 50 मीटर नीचे आता है और रुक जाता है। लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड के दूसरा क्रम आरंभ होता है और इसी प्रकार कई क्रमों में होकर अंत में यह तरंग पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसे लीडर स्ट्रोक कहते हैं। अपने उद्गम स्थल से पृथ्वी तक पहुंचने में इसे कुल 0.002 सेकंड तक का समय लगता है। उपर्युक्त तथ्य शॉनलैंड तथा उनके सहयोगियों द्वारा अत्यंत सुग्राही कैमरे की सहायता से लिए गए फोटो चित्र से प्रकट हुए थे। उसी फोटो पट्टिका पर यह भी दिखाई पड़ा कि प्रमुख क्रम में पृथ्वी पर पहुंचने के क्षण ही एक अत्यंत तीक्ष्ण ज्योति पृथ्वी से मेघों की ओर उन्हीं क्रमों में होकर गई जिनसे होकर प्रमुख क्रम आया था। इसे प्रतिगामी अपात रिटर्न स्ट्रोक कहते हैं। जहां प्रमुख क्रम का औसत वेग 105 मीटर प्रति सेकंड होता है, वहीं रिटर्न स्ट्रोक का वेग 107 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि उसका मार्ग पहले से ही आयनित होने के कारण प्रशस्त रहता है। CF वागनर और GD मैकेन ने बताया कि बादलों के विभव प्रायः 2 करोड़ वोल्ट की कोटि के होते हैं। सिम्पसन और स्क्रेज ने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बादलों के विभव का प्रायः 50 से 100 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर की दर से पतन होता है। तड़ित प्रक्रिया के बीच में विद्युतधारा का मान 2 लाख से 15,000 एम्पियर के बीच रहता है। इस प्रचंड धारा के कारण तड़ित के पथ में विद्यमान वायु के अणु और परमाणु आयनित हो जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
यही चमक हमें दामिनी के रूप में दिखलाई पड़ती है। यह स्पष्ट है कि वायु से होकर बादलों और पृथ्वी के बीच विद्युविसर्जन वहीं अधिक संभाव्य होगा जहां को वायु का प्रतिरोध कम से कम पार करना पड़ेगा। इसलिए ऊंची मीनारों, ऊंचे भवनों, एकाकी वृक्ष चाहे मैदान में हो या पहाड़ी पर, तथा पताकादंड इत्यादि पर तड़ितपात अधिकतर होता है। इसका एक कारण यह भी है कि कोई वस्तु बादल से जितनी अधिक निकट होगी उस पर उतना ही अधिक प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त सपाट मैदान की अपेक्षा मीनारों, वृक्षों की चोटियों आदि के नुकीले होने के कारण उन पर विद्युत आवेश अधिक मात्रा में एकत्र होता है। त्वरिताघात जनित विद्युतधारा एक दिश होती है। आघात के लगभग 5 माइक्रोसेकंड की अवधि में ही इसका मान घातीय क्रम से बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है और लगभग 25 माइक्रोसेकंड के अंदर घटकर आधा मात्र रह जाता है। यह प्रबल धारा प्रायः 100 माइक्रोसेकंड तक रहती है। इसके क्रमशः घटती हुई कुछ सहस्त्र एम्पियर तक पहुंच जाती है और कुछ सहस्र सेकंड अर्थात मिलीसेकंड तक ऐसी ही बनी रहती है। यदि त्वरिताघात की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो कम होते होते यह धारा निशेष हो जाती है। भवनों को तड़ित के सीधे आघात से बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा विकसित तड़ित दंड लाइटनिंग रॉड व्यवस्था सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लोहे का एक छड़ जिसका ऊपरी सिरा भाले की भांति नुकीला होता है और भवन के काफी ऊपर तक निकला रहता है, भवन के पार्श्व से होता हुआ भूमि के अंदर काफी गहराई तक गड़ा रहता है। निचला सिरा भूमि में तांबे की एक पट्टिका में लगा होता है। यह तड़ित दंड बादल में विद्यमान तड़ित के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग ही नहीं प्रशस्त करता, बल्कि यह भवन पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत आवेशों को तत्काल पृथ्वी के अंदर पहुंचा देता है। इस प्रकार यह बादलों और भवन के बीच आवेशों के पारस्परिक आकर्षण की संभावना भी पर्याप्त घटा देता है। अतीत से ही झंझाओं के दिनों में नाविक अपने जलयानों के मस्तूलों से इस प्रकार बादलों के का क्षरण देखते चले आ रहे हैं। यह क्षरण रात को अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसे यूरोपीय नाविक सन एल्मो की अग्नि कहते हैं। आजकल त्वरित नियंत्रण संबंधी अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक मनोरंजक प्रयोग मोटर कार में एक व्यक्ति को बैठाकर और उस मोटर पर कृत्रिम तड़ित ऊपर से नीचे की ओर भेजकर किया गया। चूंकि तड़ित में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों में समान आवेशयुक्त होने के कारण परस्पर विकर्षण होता है, इसलिए मोटर कार की छत पर गिरते ही वे बिखर गए और उसकी दीवारों से होते हुए नीचे पृथ्वी में चले गए। इससे मोटर के अंदर उनकी प्रवेश न हो सकी और वह व्यक्ति सर्वथा सुरक्षित रह गया। इस प्रयोग से यह निश्चित हो जाता है कि आधुनिक धातु के ढांचे वाले भवनों में, जिनकी नींव काफी गहरी होती है, बैठा हुआ व्यक्ति तड़ित के प्रहार से अत्यंत निरापद होता है। यदि ऐसे भवन अथवा तड़ित चाल के युक्त भवन न मिल सके तो ऐसे विशाल भवन में आश्रय लेना चाहिए जो काफी विस्तृत हो। तड़ित युक्त आंधी तूफान के समय अंगीठियों, स्टोव तथा विद्युत के अन्य सुचालकों से स्वयं को यथाशक्ति दूर ही रखना चाहिए। बाहर रहने वालों को पहाड़ियों के ऊपर, पुआल इत्यादि के ढेर पर, एकाकी वृक्षों के नीचे, फ्लैग पोल के पास अथवा किसी प्रकार की धातु निर्मित वस्तु के समीप कभी न रहना चाहिए। न धातु से बनी किसी वस्तु को ही हाथ में ले रहना चाहिए। पहाड़ों की कंदराओं में, घने वनों अथवा किसी ढालू पहाड़ी के नीचे रहना ही सुरक्षित है। तड़ित को ही आकाशीय बिजली कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।